अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट क्लास हमारी थी रिलेशनशिप से तो नहीं थी, जो हम पाकिस्तान और बाकी कंट्री के रिलेशंस पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी थी और एसपीजी और एनपीसी से रिलेटेड थी। इस बार हम फिर दोबारा आज नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे हैं रिलेशंस भाई? पाक ईरान के रिलेशंस कैसे हैं? अच्छे हो रहे हैं। पहले कैसे थे? शुरू में ईरान पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को दे दिया। बिल्कुल ठीक है। और एक तो ये है कि रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई आपके एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी थे। लेकिन ओवरऑल जो रिलेशनशिप का एनालिसिस है वो ये है कि ना इतने अच्छे हैं ना इतने बुरे हैं। हमने एक सिनेरियो उस वक्त दिमाग में लेके आया करे ना कि उस वक्त दिमाग में सिनेरियो लाए थे। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या सिनेरियो था, क्या चल रही थी उस वक्त? कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर चल रही थी। मेजर कौन है? एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। पाकिस्तान किस कैंप में था? ईरान किस कैंप में था? तो ईरान यूएसएसआर कैंप में था। ये ईरानी रेवोल्यूशन की पहले की बात चल रही है। अभी हम 1950s और 1960s की बात कर रहे हैं, शुरू की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था उस वक्त ये सिचुएशन थी। अभी हम ईरानियन रेवोल्यूशन पे नहीं आए। ईरानियन रेवोल्यूशन कब आया है? 1979 में आया है। उससे पहले, इसके बाद तो एंटी यूएस हो गया ना। इसके बाद तो एंटी यूएस सारी कंपेन इस वक्त प्रो यूएस था। समझ आ रही है ये बात? इस वक्त कॉमनैलिटी ये थी कि जो पैक्ट पाकिस्तान ने ज्वाइन किए थे, सिक्योरिटी पैक्ट, उन पैक्ट का हिस्सा कहीं ना कहीं ईरान भी था। सेंटो पढ़ाया था ना? क्या था, क्या थी सेंटो की एब्रिविएशन? क्या थी? साउथ ना ना, वो तो सीटो था ना। ये तो सीटो है, इसकी बात मैं नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ इसकी बात जिसका दोनों हिस्सा थे। ये क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शाबाश। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा दोनों कंट्रीज थे उस वक्त। दोनों जो थे, जो यूएस लेड सिक्योरिटी बैंड वैगन थी। क्या थी? यूएस लेड जो सिक्योरिटी अलायंसेस थे, सिक्योरिटी बैंड वैगन थी, उसका दोनों हिस्सा थे। अच्छा, एक ये बड़ी बहुत बड़ी कॉमनैलिटी थी। फिर उसके बाद आपके ये तो आपको पता ही है कि भाई नेबर था। तकरीबन कहा जाता है 950, कुछ किताबों में लिखा होता है, कुछ किताबों में 959 किलोमीटर लिखा होता है। इतना लंबा इसका आपके साथ बॉर्डर है। और ये कहा जाता है कि भाई अपने आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एडवाइजेबल है, रिकमेंडेबल है, ये एडवाइस किया जाता है कि आप उनके साथ जो टाइज जो हैं, अगर आपके अच्छे नहीं है तो बुरे भी नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्किंग रिलेशंस एटलीस्ट आपके होने चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ डाइवर्जेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जिसमें बार बार हम देखते हैं कि न्यूज में, इंटरनेशनल में या नेशनल में डिबेट भी होती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डाइवर्जेंस है। वो क्या है? एरिया ऑफ डाइवर्जेंस, हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और उस इल्जाम का नाम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये इल्जाम हम दोनों आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम ये ईरान पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है कि हमारे यहाँ पर जो टेररिज्म होता है उसमें कौन इन्वॉल्व है? पाकिस्तान इन्वॉल्व है, क्योंकि वो टेररिस्ट, उन्होंने क्या लिया हुआ है? उन्होंने पनाह ली हुई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान भी यही बात कहता है। अब ईरान का क्या क्या, क्या इसमें है? ये नाम सुना है किसी ने? जिंदुल्ला। अच्छा, अब मैं इसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। इसको आप कंसिडर कर ले, आसान अल्फाज में मैं इसको बताऊंगी, समझे? ये एंटी ईरान है। जिंदुल्ला जो है एंटी ईरान है। और इसकी क्या है? ये है सुन्नी, आप इसको कह सकते हैं। इसकी क्या आइडियोलॉजी है? सुन्नी इसकी आइडियोलॉजी है। और ये एंटी ईरान एक्टिविटीज करता है। और ये कहा जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, इसका नैरेटिव ये है कि ईरान में जो सुन्नी रिजाइड करते हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है।
तो इसलिए ये ईरान ये इल्जाम लगाता है कि हिजबुल्लाह जो है वो उसके कुछ फैक्टर्स रिजाइड करते हैं पाकिस्तान में और वो यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ईरान में। इतनी बात समझ आई? अच्छा, इसका फिर आप एक और नाम लिख लें, जैशुल अदल। ये भी इसी की एक फैक्शन कह लें, इसी का एक फैक्टर कह लें। अच्छा, ये आप ये कह लें शिया डोमिनेंट इरानियन गवर्नमेंट जो है ना, शिया डोमिनेंट जो ईरान ये उनको क्या करते हैं, ये उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको अपोज करते हैं, ये दोनों। अच्छा, और ये इसके अलावा ये भी करते हैं कि ईरान भी कहता है कि आपके टेरिटरी में रहते हुए ये क्या करते हैं, ये एयर स्ट्राइक्स परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा वो क्या है, IRCG क्या कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, क्या है ये? रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स। बिल्कुल कर लेते, लेकिन आप देख लें कि ये कैमरा बैठ के फिर इनको सही कर लें। अच्छा, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प लिखने की जरूरत है? ठीक है बैठ, आई थिंक ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान का भी कोई तो स्टांस है। आपको ये स्टांस समझ आ गया, जिंदुल्लाह का स्टांस समझ आ गया, जैशुल अदल का स्टांस समझ आ गया, आपको ये भी समझ आ गया कि इनकी आइडियोलॉजी टेस्ट आइडियोलॉजी वॉर है, ये सुन्नी वो है, आप इसे कह लें मेजोरिटी है इसके अंदर, सुन्नी बैक्ड है, और वो जो है शिया ईरान उसके खिलाफ भी करता है। दूसरा, अब आप देखें, दूसरा एक और पाकिस्तान भी तो इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान क्या BLA का इल्जाम लगाता है मोस्टली। पाकिस्तान ये कहता है कि जो BLA है क्या है, बलोच लिबरेशन आर्मी, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिसके खिलाफ पाकिस्तान एक्टिविटीज कंडक्ट करती है, क्या है ये, बलोच लिबरेशन आर्मी। ये कहते हैं कि ये जाके सेफ हेवंस तलाश करते हैं, या इनके सेफ हेवंस कहाँ पे हैं, ईरान में है। इनके सेफ हेवंस कहाँ पे है, ईरान में है। और इसकी एक बड़ी हमें फेमस एग्जांपल मिली थी, वो फेमस एग्जांपल क्या थी, प्लीज फैंटास्टिक, कुलभूषण यादव। सुने तो सही, सुने बात सुने, कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया था, पाकिस्तानी टेरिटरी से पकड़ा गया था कौन, इंडियन स्पाई कह लें, इंडियन आर्मी का हिस्सा कह लें, ऐसा ही था ना, पकड़ा गया था। और क्या कर रहा था, जासूसी कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कहा जाता है कि ये काफी अरसे से ईरानियन सॉइल को इस्तेमाल कर रहा था इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान में। बहुत से न्यूज आर्टिकल्स आपको ये मिलेंगे जो ये क्लेम करते हैं कि ये इसने क्या यूज किया, इसने यूज किया ईरानियन सॉइल यूज किया, ठीक है, इसने ईरानियन सॉइल यूज किया पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। अच्छा, और ये इल्जाम जो है ये दोनों कहते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि भाई ये आप सबोटाज करते हैं, ये लोग जो पाकिस्तान में जो पीस है उसको सबोटाज करने के लिए ये यूज करते हैं, स्पाई एक्टिविटीज के लिए जो है ईरानियन सॉइल यूज करता है। दोनों एक दूसरे पे ना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इनका ये सबसे बड़ा क्या है, इरिटेंट है, क्या लफ्ज यूज किया है, रिलेशन में इरिटेंट है सबसे बड़ा ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसके ऊपर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात हम कहते हैं वो इससे रिलेटेड है, आपकी ट्रेड से रिलेटेड। ट्रेड से रिलेटेड ये बात आपकी है कि आपका ट्रेड बहुत, जितना पोटेंशियल है उतना ट्रेड आपका वॉल्यूम दोनों कंट्री से आपस में है नहीं। वैसे तो असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि पास जो ईरान है वो क्या है, रिच इन रिसोर्सेज है, ऐसे ही है ना। पाकिस्तान क्या है, एनर्जी डिप्राइव्ड है, ऐसे है। हमें तो चाहिए ना जरूरत, हम जाके लेते हैं तेल और बाकी सारी प्रोडक्ट्स कहाँ से, मिडिल ईस्ट से, ईरान से नहीं लेते, क्यों, सैंक्शंस लगी हैं, यूएस सैंक्शंस लगी हैं, इसकी बात बाद में करते हैं। लेकिन ठीक है, यूएस सैंक्शंस की वजह से
हम एक दो और काम जो हमें करने चाहिए थे या हम करना चाहते थे वो भी हम कर नहीं सके। अच्छा, ट्रेड वॉल्यूम जो है हमारा, जो बाइलेटरल, क्या क्या वर्ड यूज करना है आपने, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब है दोनों के आपसी जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा, वो जिसका ट्रेड का क्या है वॉल्यूम, वो बहुत कम है। लेकिन अभी रिसेंटली ये डिस्कशन हुई है, क्या हुई है, हाई लेवल टॉक्स हुई है। हाई लेवल टॉक्स में ये बात कही गई है कि हम ट्रेड वॉल्यूम को इंक्रीज करके $10 बिलियन तक लेके आएंगे। ये आज ही मैं डॉन में पढ़ी थी, उन्होंने एक फिगर पोस्ट किया है कि भाई $10 बिलियन का हम जो है टारगेट है, हम उसको अचीव करेंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज के दरमियान ट्रेड पोटेंशियल, क्या वर्ड है, ट्रेड पोटेंशियल बहुत है। ठीक, अच्छा, अब ट्रेड वॉल्यूम कम क्यों है, आपको ये बात एक समझने की जरूरत है। एक होती है आपकी फॉर्मल इकोनॉमी और दूसरी आपकी होती है इनफॉर्मल। ईरान या पाकिस्तान के केस में ज्यादातर रिलायंस किससे, इनफॉर्मल पे। इनफॉर्मल पे इस तरह से है कि आपका जो, अच्छा, जब हमने बात की ना, यहाँ ऊपर अफगानिस्तान में रिलाइड कर रहा है, यहाँ ईरान है और ये पाकिस्तान, ठीक है, ऐसा ही है। ये जो बॉर्डर है ना, जब मैंने यहाँ पे कहा कि फेंसिंग यहाँ हो रही है, फेंसिंग यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर का जो टेररिज्म का इशू है वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, ठीक है। पाक अफगान में भी हमने जब बात की थी, हमने कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, फेंस लगा रहे हैं। बात हुई थी इस बात पे, याद है सबको, ठीक है। यहाँ पर भी फेंस लग रही है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड भी होता है, जो तेल है, ऑयल है, वो स्मगल होता है। ईरान से ऑयल स्मगल होता है, ईरानियन प्रोडक्ट स्मगल होकर यहाँ पाकिस्तान आती हैं और पाकिस्तान से भी प्रोडक्ट स्मगल होकर यहाँ जाती हैं। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा यहाँ पे है पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा वही ईरान में है, ऐसी बात है ना। और इतने क्लोज टाइज हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के, जो इस हिस्से में रिजाइड करते हैं पाकिस्तान के, और जो ईरान के इस हिस्से में रिजाइड करते हैं, इतने क्लोज टाइज हैं कि आपस में रिश्तेदारियां हैं, शादियां की हुई हैं, इस कदर क्लोज टाइज है। और जब ये बॉर्डर बंद हो जाता है, मैं आज ही डॉन में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि एक बाप कह रहा था कि मैं अपनी बेटी से 6 साल से नहीं मिला क्योंकि उसकी शादी जो हुई भी है वो यहाँ ईरानियन फैमिली के साथ कहीं पे हुई भी है। इस कदर क्लोज टाइज है कि जितनी क्लोज आपकी रिलेशनशिप की टाइज हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, उतने ही क्लोज आपके इकोनॉमी के भी रिलेशनशिप्स हैं, और वो इस तरह से हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू, ठीक है। अब मसला कहाँ आता है, जब इनफॉर्मल आपकी इकोनॉमी है, तो जब भी कोई यहाँ पर आपका इशू आता है, जैसे हम देखते हैं कोई स्क्रिमिश हो गई, कोई कोई वैसे कोई मसला हो गया, तो ये क्या कर देते हैं, इस बॉर्डर को कर देते हैं क्लोज। जब इस बॉर्डर को कर दिया क्लोज, तो साथ में क्या हो गया, ट्रेड भी हो गया क्लोज, बॉर्डर क्लोज हो गया, ट्रेड क्लोज हो गया, आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी क्लोज हो गई, ठीक है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो यहाँ, जो ईरान से ली जाने वाली बिजली पे रिलाई करते हैं, उनका वो इशू हो जाता है। तेल पे रिलाई करते हैं, उनका वो इशू हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो इलाका यहाँ पर है ना, ये अंडर डेवलप्ड है, ये इतना डेवलप नहीं है। इस अंडर डेवलपमेंट की वजह से, आगे इस अंडर डेवलपमेंट की वजह, इसको आगे कर ले, फिर बैठो। अच्छा, इस अंडर डेवलपमेंट की वजह से पाकिस्तान के इस हिस्से में तो हम रिलाई किस पे करते हैं, ईरानियन प्रोडक्ट्स पे हमारी रिलायंस है। अब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि कितनी रिलायंस है हमारी ईरान की इनफॉर्मल इकोनॉमी पे। वैसे एक जनरल बात है, इनफॉर्मल इकोनॉमी अच्छी होती है नहीं होती है, इकोनॉमी हमेशा आपकी डॉक्यूमेंटेड सही होती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी बेशक लोकल्स को फायदा पहुंचाती है, लेकिन ओवरऑल फिर आपकी जीडीपी में या ओवरऑल उसमें आपकी इतनी वो जो है वो हेल्प आउट नहीं करती है। आप इसीलिए कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी को क्या करें, डॉक्यूमेंट करें, इसको क्या करें, इसको स्ट्रीमलाइन करें, ठीक है। तो फॉर्मल इकोनॉमी ही आपकी ज्यादा फ्रूटफुल होती है। अच्छा, ये तो आपका पास अफेयर की डिबेट है। अभी फिलहाल 2024 में जब आपका बॉर्डर क्लोज हुआ, तो इस कदर स्वेर था कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मशक्कत
क्या है? मशखेल। मशखेल एक इलाका है जहाँ के लोगों ने प्रेजेंट किया, प्रोटेस्ट किया। अब मुझे नहीं पता इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, चंडी कहते हैं क्या, प्रोनाउंसिएशन के लिए माजरत। ये एक इलाका है यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसी तरह से एक और इलाका कहते हैं, उसे कहते हैं तलब। इन इलाकों के लोगों ने जब इन आपके बॉर्डर क्लोज हुए तो इन इलाकों के लोगों का चूंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी पे रिलायंस थी तो उन लोगों ने 2024 पे काफी प्रोटेस्ट किया इस चीज के बारे में कि आप बॉर्डर क्लोज कर देते हैं तो हमारे रहन सहन में मसाइल होते हैं। अच्छा, क्योंकि वहां का इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ रिलायंस किस पे थी? इनफॉर्मल इकोनॉमी पे। अच्छा, अब ट्रेड हॉल्ट या ट्रेड या इसको क्या कहेंगे, आपका जो ट्रेड हॉल्ट है, ये ट्रेड हॉल्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपका एक बॉर्डर फेंस हो रहा था, इस वजह से आपके सिक्योरिटी इश्यूज थे। आपके आपस में, मैं सिक्योरिटी इश्यूज पे भी और बात करती हूँ कि क्या क्या इश्यूज थे। आपकी बॉर्डर फेंसिंग की वजह से, आपकी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी पे रिलायंस की वजह से। जब इनफॉर्मल इकोनॉमी इस तरह से होती है ना तो फिर कभी भी अगर गवर्नमेंट का दिल किया तो उन्होंने बंद कर दिया। जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है तो उसमें तो पता होता है ना कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, इसके अलावा फिर और आपकी क्या, ये म्यूचुअल, चलो एयर स्ट्राइक्स पे बाद में बात करती हूँ। आपकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इसी में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा अब आप ये बात मुझे बताएं कि जो आपकी स्मगलिंग है वो भी तो इसी में आती है। स्मगलिंग के इश्यूज भी तो आते हैं, वो उनको भी तो कर्व करने के लिए ये जब आपका जो ऑयल है जो स्मगल होकर आता है उसको कर्व करने के लिए भी तो आपका ट्रेड हॉल्ट हो जाता है क्योंकि आपका बॉर्डर क्लोज हो जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा ये इतना स्वेट था कि जो मशखेल के जो ट्रेडर थे उन्होंने 32 डेज के लिए क्या किया था? उन्होंने हड़ताल की थी, स्ट्राइक की थी। कितने डेज के लिए? 32 डेज के लिए। और उन्होंने मार्च किया था कोयटा तक कि भाई हमारा ये जो बॉर्डर है, हमारी रिलायंस इस वजह से इस पे है तो ये बॉर्डर क्लोजर नहीं होना चाहिए। और फिर ये भी कहा जाता है कि भाई इनकी प्रॉक्सिमिटी जो इसके मशखेल जैसे या इस जैसे इलाके हैं, हालांकि इनकी रेकोडिक जैसे से, जहाँ पे रेकोडिक है, जहाँ पे कौन है, रेकोडिक में क्या है मेनली, क्या है? कोल। रेकोडिक में क्या है? कोल। इसी तरह से क्या है, आ जाए क्या, इसमें क्या है? आपके गोल्ड के रिजर्व। वो कहते हैं कि बेशक इन 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 तक क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, इन जैसे एरियाज की क्लोज प्रॉक्सिमिटी इस जैसे रिसोर्स रिच एरियाज तक है, लेकिन फिर भी इनकी रिलायंस कहाँ पर जाके आती है? इस इनफॉर्मल इकोनॉमी पे आती है क्योंकि इनकी क्लोज टाइज है, एक लोगों की एक रुझान बन गया है। और ये क्योंकि इतना अभी तक इस तक जो है इसके फ्रूटफुल इतना नहीं है, लोगों को इतना फायदा नहीं हो रहा, इसीलिए ज्यादा इनका क्या है जो रुझान है वो ईरान की तरफ है। तो आपको अब समझ आ रही है कि ईरान के साथ एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। एक आपकी कल्चरल टाइज तो है ही, कल्चरल टाइज है आपकी, एक आपकी रिलीजियस टाइज भी तो है। रिलीजन तो इस्लाम ही है ना, बेशक आपकी आगे सुनिए सुनिए रिलीजियस टाइज है। फिर आपकी ट्रेड की टाइज भी तो भी हमने डिस्कस की है, समझ आ रही है? बायलेटरल ट्रेड आपका इनफॉर्मल पे ज्यादा है, फॉर्मल इतना नहीं है, इनफॉर्मल ज्यादा है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान और ईरान ने फॉर्मल ट्रेड के लिए क्या साइन किया था? पीटीए। पीटीए क्या था? 2004 में ट्रेड के लिए क्या किया उन्होंने? पीटीए मैंने बताया था पीटीए क्या है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 2004 में इन्होंने साइन किया। पीटीए पीटीए होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये साइन किया इन लोगों ने। अच्छा, अब फिर हम आते हैं, बात आगे करते हैं पाइपलाइन की। क्या इसका नाम है? ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जिसको और भी क्या कहते हैं? पीस पाइपलाइन। अच्छा, लेकिन ये इसका क्या, इसका ये कहा जाता है कि ईरान ने अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है उसकी कंस्ट्रक्शन कर ली है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने हिस्से की पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सका ड्यू टू यूएस सैंक्शंस। क्योंकि यूएस सैंक्शंस है जिसकी वजह से इसको एक तो पीस पाइपलाइन कहते हैं,
दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपनी साइड की कंस्ट्रक्शन कर ली है, पाकिस्तान रिलक्टेंट है सैंक्शंस की वजह से, लेकिन ईरान ने ये कहा है कि अगर आप अपने हिस्से की पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, केस करेंगे। फिर उस पर क्या क्या उसकी अपडेट क्या है उस केस की? कहा जाता है कि पाकिस्तान तकरीबन 18 बिलियन की पेनल्टी, पोटेंशियल पेनल्टी है जो फेस कर सकता है अगर ये केस हार गया तो। ठीक है, अगर ये केस हार गया तो इतना ये किया जा सकता है। और फिर ये बात भी है कि अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो पाकिस्तान को फायदा बहुत होगा, लेकिन यूएस सैंक्शंस है तो ये हम बना नहीं सकते फिलहाल। तो इसी तरह से केस अभी इसी तरह से लिंगर ऑन करता जा रहा है पाइपलाइन का। और ये भी है कि 2022 में ईरान भी ब्लैकलिस्ट हुआ था इस पे, फैटफ पे। ये भी एक एड ऑन सिचुएशन थी, यूएस सैंक्शंस भी थी, फैटफ में चूंकि ब्लैकलिस्ट हो गया था 2022 में, तो ये भी एक हमारे लिए एक तरह से डिटरेंट था कि हम जो है पाइपलाइन कंप्लीट ना कर सकें। फिर अब एक और डायमेंशन पे हम डिस्कस करते हैं, वो डायमेंशन है ईरान के साथ बाकी कंट्रीज के रिलेशन की। मैंने बहुत पहले बात की थी ईरान की और इंडिया की। ईरान की और इंडिया की हम इस हद तक हम बात ज्यादा नहीं जाएंगे, इस हद तक बात करेंगे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे गवादर, यहाँ चाबहार, ठीक है, ये पाकिस्तान है, इंडिया। डू नॉट ड्रॉ दिस मैप ऑन पेपर, पेपर में ऐसे मैप ड्रॉ नहीं करने हैं प्लीज, आपने बेहतर मैप ड्रॉ करना है, मेरा मकसद अभी सिर्फ आपको समझाना। इंडिया का प्लान यहाँ तक था जाने का, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी में पहले ईरान पर आएगा, ईरान से आगे अफगानिस्तान तक जाएगा, अफगानिस्तान से आगे फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक जाएगा। ये थी इंडिया की स्कीमिंग। इसकी चाइना के साथ जो हम गवादर पोर्ट बना रहे हैं इसको बाईपास करने की। अच्छा, और ये बहुत ज्यादा, जब ये स्कीमिंग आई ना तो ये बहुत ज्यादा एनालिसिस किया गया कि क्या ये दोनों राइवल पोर्ट्स हैं, चाबहार वर्सेस गवादर पोर्ट का इस न्यूज आर्टिकल में जिक्र किया गया, ये भी जिक्र किया गया कि ये चाबहार वर्सेस गवादर पोर्ट के दोनों सिस्टर पोर्ट्स हैं। तो लोगों ने एनालिसिस ये किया, बहुत से लोगों ने, बहुत से राइटर्स ने ये कहा, जो ऑथर्स थे न्यूज आर्टिकल्स में इंटरनेशनल मीडिया में, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल पोर्ट डेवलप करने का, चाइना का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल पोर्ट डेवलप करने का। तो चाइना अगर गवादर बनाता है तो ये एक तो ज्यादा सक्सेसफुल रह सकती है। दूसरी बात यह है चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बहुत बेहतर है, ठीक। तीसरी बात यह है कि जो चाबहार का लिंक ऊपर डेवलप हो रहा है वो अफगानिस्तान की टेरिटरी से होकर जा रहा है, वो अफगानिस्तान की टेरिटरी क्या है, इनस्टेबल है, अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। तो ये इंडिया के लिए बड़ा रिस्की फैक्टर है, जबकि पाकिस्तान के थ्रू जो चाइना तक यहाँ काश्मीर है, काश्मीर से सीधा इसने यहाँ पर आना है, गवादर पे आना है। तो बेशक हमारा भी बलूचिस्तान का एरिया थोड़ा सा डिस्टेबलाइज है, लेकिन इस अफगानिस्तान के निस्बत इतना डिस्टेबलाइज नहीं है। तो जब दोनों का एनालिसिस ड्रॉ किया गया तो ज्यादा चांसेस लोगों ने ये करे कि सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस गवादर की तरफ है, एक तो डीप सी पोर्ट एज कम्पेयर टू चाबहार। दूसरी बात ये कही गई कि क्योंकि चाइना का, मैंने अभी आपको बताए हैं आर्गुमेंट्स कि भाई चाइना का एक्सपीरियंस भी है पहले इंटरनेशनल पोर्ट डेवलप करने का, चाइना की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, चाइना का जो यहाँ से पास कर रहा है वो अफगानिस्तान की इतना डिस्टेबलाइज भी नहीं है, इसीलिए इसके चांसेस क्या है, ज्यादा है सक्सेसफुल होने के। अच्छा, इंडिया का और ईरान का हम इतना ही पढ़े, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट, या मैं थोड़ा सा पिन पॉइंट कर रही हूँ कि क्या क्या डायमेंशन है जिसपे आपने पढ़ना है। बाकी आप, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बाकी डायमेंशन आप लोग खुद कवर करें। अगर इंडिया और ईरान के रिलेशन में आप लोगों को मजीद इंटरेस्ट है कवर करने का, तो कोई भी एक आध आर्टिकल, कोई भी एक आध रिसर्च आर्टिकल अगर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, न्यूज आर्टिकल एक आध पढ़ लें, वो आपके लिए सफाइस होगा। अभी हम चलते हैं सऊदी अरब और ईरान पे, उनका क्या मसला, सऊदी अरब और ईरान का क्या इशू। हम देखते हैं कि ईरान के राइवलरी पे भी बहुत बात, अब रिसेंटली नहीं हो रही है, लेकिन ईरान और के राइवलरी तो है ना, अब कुछ हद तक टोन डाउन हो गई है, पहले एग्जिस्ट करती थी। सबसे पहले जो इनकी राइवलरी है वो क्या है, आइडियोलॉजिकल। एक तरफ सुन्नी है, दूसरी तरफ शिया है। तो पहली तो उनकी होगी जो राइवलरी की जो बुनियाद है, जो राइवलरी की जो बेसिस है वो क्या है, आइडियोलॉजी। दूसरी बेसिस इसकी क्या है,
दूसरी वजह आप ये कह सकते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आपके यहाँ पर जो लाया करती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पे ईरान बैठा है, यहाँ पे केएसए बैठा है, दोनों रिच इन हाइड्रोकार्बन है, दोनों रिच इन हाइड्रोकार्बन मतलब दोनों ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। एक जो है ये प्रो यूएसए है, दूसरा क्या है एंटी यूएसए है। डायनामिक्स समझ आ रहे हैं? एक जो है वो न्यूक्लियर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये केएसए कहता है कि भाई न्यूक्लियर की तरफ इसको नहीं जाना चाहिए है, और ओवरऑल बहुत सी कंट्रीज का इस स्टांस है कि इसको न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाना चाहिए है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लाइब्रेरी जो है वो लिंगर ऑन सऊदी अरब की और ईरान की आपस में कटती रही है, इंटेंसिफाई होती रही है। लेकिन पाकिस्तान का इसमें क्या स्टांस है? पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इन दोनों के दरमियान वो क्या रहे, न्यूट्रल। क्या कोशिश की है, क्या रहे? अच्छा, न्यूट्रल रहने की कोशिश की है। इसीलिए 2015 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि पाकिस्तान अपने जो प्रूफ्स हैं, पाकिस्तान जिसने पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया था कि हम अपने ट्रूप्स कहाँ नहीं भेजेंगे, यमन वॉर, जो उस वक्त कहाँ थी, सऊदी लेड यमन वॉर थी, जिसपे ये कहा गया था केएसए की तरफ से कि आप अपने ट्रूप्स जो हैं वो भेजें। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने उसके लिए मना कर दिया था। ये हमारी एक और एग्जाम्पल है इन दोनों की वॉर में न्यूट्रलिटी, इन दोनों की राइवलरी में न्यूट्रल रहने की। अच्छा, फिर पाकिस्तान का रोल हमेशा क्या रहा है? मीडिएटर का रहा है। क्या हुआ 2016 में? क्या हुआ, एक शिया क्लेरिक थे, शिया क्लेरिक जो है, अच्छा शिया क्लेरिक जो थे, उनका नाम ये था कि उनका नाम मैंने शायद लिखा था यहाँ पे, शेख निमर बाकिर अल निमर। इसको क्या किया था, इन जो शिया क्लेरिक को असैसिनेट कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था या आप कह लें इनको हैंग कर दिया था, हैंग कर दिया था, बल्कि हैंग कर दिया था सऊदी अरब ने। और ये चूंकि शिया क्लेरिक थे, इसकी वजह से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान टेंशन बहुत एस्केलेट करती थी। फिर क्या किया पाकिस्तान ने, इन दोनों को मीडिएट, इस सिचुएशन को मीडिएट कराने के लिए क्या चलाई, उसको कहते हैं शटल डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने शटल डिप्लोमेसी की, क्योंकि ये शिया क्लेरिक थे, तो ईरान को इस बात की बड़ी रिजर्वेशन थी कि क्यों इनको जो है मारा गया है सऊदी अरब में। शटल डिप्लोमेसी का मतलब अब क्या होता है ये बताएं? मीडिएटर, ठीक है। एक ऐसा मीडिएटर होता है, अगर दो राइवल पार्टीज है ना, तो दो राइवल पार्टीज के दरमियान एक थर्ड पार्टी आएगी, वो थर्ड पार्टी क्या होगी, मीडिएटर का काम करेगी। अब ये दो राइवल पार्टी थी, एक था ईरान और एक था केएसए, इसके दरमियान एक थर्ड पार्टी आई पाकिस्तान, जिसने काम किया मीडिएटर का। और मीडिएटर का काम किया तो ये यहाँ पर भी पाकिस्तान के ऑफिशियल यहाँ ईरान से भी मिलने गए थे और पाकिस्तान के ऑफिशियल सऊदी अरब से भी मिलने गए थे। और कौन थे, कौन लेट कर रहे थे? कहा जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो राहील शरीफ थे, उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी इस शटल डिप्लोमेसी में। तो उस वक्त की शटल डिप्लोमेसी ने इसको क्या कराया था, इस टेंशन को ईज कराया था, मीडिएट कर रोल प्ले किया था। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल किसी का? पहले नहीं तो आगे चलते हैं। अब ये डिटेल लंबी है, ये इस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इसके और कोई पर्सनैलिटीज दोनों में भी आ चुके हैं, शिया थे, तो तभी ईरान और पाकिस्तान की ये शिया सुन्नी वाली राइवलरी, ईरान पाकिस्तान की शिया सुन्नी वाली राइवलरी नहीं है। मतलब इस तरह नहीं है कि देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, डाइवर्जेंस में ये है कि जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व है ना, जैसे जिंदुल्ला इन्वॉल्व है, उसका टिल्ट सुन्नी आइडियोलॉजी की तरफ है। इसीलिए वो ये कहता है, क्रिटिसिज्म ये करता है ईरान पर कि ईरान जो है वो क्योंकि शिया बेस्ड है और शिया गवर्नमेंट है, शिया में तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उन लोगों को जो सुन्नी टिल्ट है। पाकिस्तान और ईरान की शिया सुन्नी राइवलरी नहीं है,
शिया सुन्नी राइवलरी जो ज्यादातर है ना, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज और ईरान की है, या सऊदी अरेबिया और ईरान की है। पाकिस्तान में ईरान का शिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ईरान क्लेम करता है कि ये यहाँ पे हमारे बॉर्डर में टेररिज्म करते हैं, उसका टिल्ट सुन्नी की तरफ है। और फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्स में ये क्लेम करता है कि जो हमारे यहाँ पे BLA काम खराब करती है, उसके सेफ हेवन जो है वो ईरान। दो बातें, ये दो अलग बातें, ठीक है। और दूसरा आगे चलते हैं। अच्छा, आगे अब आपके पास देखें, हमारा न्यूक्लियर का भी तो बड़ा मसला है ईरान का। न्यूक्लियर का क्या इशू है? न्यूक्लियर का हमने ये इशू देखा है कि बहुत से कंट्रीज, इसमें सर फहरिस्त US है, और कौन है जो ये इजराइल है, ठीक है, जो ये क्लेम करता है कि नहीं होना चाहिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, और वो इस चीज के इतने अगेंस्ट है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक भी करते आए हैं। हम पहले देखते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर की हिस्ट्री क्या है। ये कहा जाता है, पहले तो हमने एक तो ईरान न्यूक्लियर डील जब आपकी होती है, पहले तो सैंक्शंस होती हैं, बहुत सैंक्शंस लगती है इनके खिलाफ, लेकिन फिर हम देखते हैं ईरान न्यूक्लियर डील होती है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बनता है। ये 1979 से इंप्लीमेंटेशन लगी, बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील उसके बाद होती है, 2015 में होती है, जो ठीक बात है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनता है, जिसमें P5+1 लोग होते हैं। अच्छा, अब आप देखें P5+1 क्या है। अच्छा, P5+1 में UK है, US है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और जर्मनी है। ये कौन से कंट्री का? अच्छा, इसके अंदर एक और +1 इसके साथ, वैसे EU भी इस में इन्वॉल्व होता है, इस सारे मामले में। ये कहा जाता है कि ईरान के सैंक्शंस बहुत ज्यादा लग चुकी थी, और ये साइन होती है 14 जुलाई। सैंक्शंस लग के उसकी इकोनॉमी बहुत क्रिपल्ड हो गई थी। क्रिपल्ड का मतलब समझ में आता है? क्रिपल होने का मतलब है कि बहुत, अब इस सूरत हाल पे नहीं थी कि वो मजीद चल सके, तो फिर ईरान में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आई, और सॉफ्टनेस टू सम एक्सटेंट इनमें भी आई। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह से अगर इसको मजीद हम सैंक्शंस लगाते रहेंगे तो ये कहीं बागी हो गई, ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ ना चला जाए। मकसद इनका ये था कि भाई ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए पहले न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ जाना चाहिए, और न्यूक्लियर एनरिचमेंट इस डील के अकॉर्डिंग उसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोका गया। इस डील के अकॉर्डिंग ये कहा गया क्या वो इंटरनेशनल एक न्यूक्लियर की वो होती है ऑर्गेनाइजेशन जो ये कहती है कि भाई आपके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है उनको हम इंस्पेक्ट करेंगे कि कहीं न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे। IAEA ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको कहा जाता है कि भाई आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हम देखेंगे, हम मॉनिटर करेंगे कि कहीं आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। एक तो ये कहा गया, ईरान ने भी इस बात पर अग्री किया कि भाई मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट की तरफ नहीं जाऊंगा। ये इनकी डील साइन हो गई, और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी, जो न्यूक्लियर सैंक्शंस थी, वो अपलिफ्ट हो गई। उसकी इकोनॉमी थोड़ी बहाली की तरफ चली गई। इकोनॉमिक सैंक्शंस जब लिफ्ट होती है तो वो इकोनॉमी जरा बहाली की तरफ चली गई है, लेकिन फिर क्या होता है, 2018 में आ जाते हैं ट्रम्प क्या करते हैं, फिर डील जो है उससे विड्रॉ कर लेते हैं और कहते हैं कि ये भाई बैड डील है। इसको ये कहते हैं कि ये बैड डील है, और फिर ईरान भी जो है अपनी कंप्लाइंस जो उसने पहले दिखाई होती है उसको खत्म करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देता है। अच्छा, अब फिर क्या होता है, अब ईरान की अभी ये फिलहाल ये सिचुएशन चल रही है कि भाई डील अभी मजीद जो है बात की जाती है दोबारा रिवाइव करने की, लेकिन अभी मजीद इसमें कोई खत्मी कोई फ्रूटफुल अभी एफर्ट नहीं हुई है। अच्छा, अब हम जाते हैं एक और बात की तरफ। वो अब हम पाकिस्तान और ईरान की जो दूसरी टाइज है वो तो हम उस पर बात करते हैं। आप एक बात बताएं, 2024 में एक काम होता है, वो क्या होता है? पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप खराब होते हैं, एयर स्ट्राइक्स होती हैं। जनवरी में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर मिसाइल एक्सचेंज करते हैं। मिसाइल एक्सचेंज कर लें, एयर स्ट्राइक कर लें, जो कुछ भी आप कर लें, क्यों करते हैं?
वो कहते हैं कि जैशुल अदल जो है उसको टारगेट किया, ये कहते हैं हमने दिया लेके। मैंने आपको पहले कहा था ईरान जो है ये इल्जाम लगाता है कि सुन्नी मिलिटेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान उनको क्या करता है, जाए उनको जगह देता है, उनको पनाह देता है। अच्छा, जिसमें पर्टिकुलरली मैंने आपको पहले भी नाम लिखवाया, क्या था, जैशुल अदल का नाम। इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो ईरान ने मिसाइल पहले स्ट्राइक किए हैं और उन्होंने किए 16 जनवरी को 2024 को, उन्होंने कहा कि भाई हम जो इनके इनके ठिकाने हैं उन पे हम मिसाइल जो है वो करते हैं। और ये ड्रोन स्ट्राइक्स भी की थी उन्होंने, मिसाइल स्ट्राइक्स भी की थी पंजगढ़ के डिस्ट्रिक्ट, पंजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, पंजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक्स की। और ये कहा गया कि जो हाइड आउट्स हैं जैशुल अदल के, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने कब, 18 जनवरी को पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करके मिसाइल स्ट्राइक्स की और कहा कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो कि बीएलए है, बीएलए के हाइड आउट्स को हम टारगेट कर रहे हैं। हमने किसी और सिविलियन या किसी और फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया, हम सिर्फ बीएलए को टारगेट कर रहे हैं। तो इन दोनों की ये जो ड्रोन या जो मिसाइल की ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इससे रिलेशनशिप बड़े खराब हो चुके थे। अच्छा, और फिर ये कहा कि इन दोनों ने फौरन ही, जब ये मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं तो अपने अपने जो डिप्लोमेट्स थे वो वापस इन्होंने रिकॉल कर लिए अपने, और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स इन्होंने बड़ी हार्श इशू की। लेकिन फिर ये हुआ कि बैक चैनल डिप्लोमेसी दोबारा से शुरू हो गई, फौरन क्या शुरू हो गई, क्या कहते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी। मतलब ऑफिशियली आपने सामने बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पीछे से डिप्लोमेसी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप जो है फिर से बहाली की तरफ आना शुरू हो गए। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि बहाली की तरफ किस तरह आए। बहाली की तरफ इस तरह आगे कि हमने देखा कि पाकिस्तान और ईरान ने 2024 में उनकी मीटिंग होती है, नवंबर 2024 में मीटिंग होती है पाकिस्तान की और ईरान की। उसके अंदर वही आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करें, स्ट्रॉन्गर जो है आपकी इकोनॉमिक और टाइज हो, बॉर्डर सिक्योरिटी आपकी बेहतर हो, इस तरह की बातें उसके अंदर की गई। अच्छा, मैंने शायद एक आध आपके लिए स्टेटमेंट भी लिखी थी, जो स्टेटमेंट लिखा है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने अब्बास अग्रची है, अब अगेन अपॉलजीज फॉर द प्रोनाउंसिएशन, के क्या प्रोनाउंसिएशन है इनकी। अच्छा, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा था कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये दो इनके स्टेटमेंट्स एक दो लिख लें ताकि मैं आप पेपर में ये कोट कर सकें। मैंने आप लोगों के कुछ राइटअप्स भी चेक किए थे, मैं आज लेके नहीं आई, मैं कल वो दूंगी, लेकिन उस पर मैंने थोड़ी सी बात करनी है, अभी तो आपको उसको भी डिस्कस करती हूँ, पहले ये लिख लें। फिर उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके हैं ये एक्सटर्नली फ्यूल्ड है। एक्सटर्नली फ्यूल्ड एंड आउटसोर्स। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और बात कही, एक और स्टेटमेंट उनके लिख लें। I told Pakistani officials that we consider terrorism against you as a threat against us. अच्छा, फिर एक आप स्टेटमेंट जनरल आसिम मुनीर की भी लिखते हैं। We are with you as you are with us in combating terrorism. ये जब इनकी मीटिंग होती है नवंबर 2024 में, तो ये स्टेटमेंट्स ये लोग जॉइंट स्टेटमेंट्स इशू करते हैं फॉरेन मिनिस्टर
फॉरेन मिनिस्टर की दो बातें मैंने लिखी हैं। जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि दोनों एक पेज पे है। जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं इसको कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर की तो बातें हैं और ये बात कही गई है आसिम मुनीर की तरफ से। वैसे जो इनका दोनों का ज्वाइंट स्टांस था वो ये था कि भाई हम एक दूसरे के साथ हैं बायलैटरल कोऑपरेशन में, बॉर्डर सिक्योरिटी में, काउंटरिंग टेररिज्म में। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, डिफेंस टाइज भी होती हैं। जनवरी 2025 में ये लोग क्या करते हैं, आपस में नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, नेवल कोलैबोरेशन होती है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा वो भी लिखें। पाकिस्तान की जो नेवी शिप्स है, राफ्टगार्ड और अजमत, और पाकिस्तान की जो मेरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, पोर्ट बंदर अब्बास कहाँ है? पोर्ट बंदर अब्बास जो है, ये पाकिस्तान की जो राजदार है अजमत है और जो दस्त है, ये पोर्ट बंदर अब्बास का इन्होंने विजिट किया। अच्छा, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की नेवल ड्रिल्स होती हैं, अमन अमन 2025 में भी ईरान ने पार्टिसिपेट किया था। ये पाकिस्तान की क्या होती हैं, ये जो नेवी की या मेरीन टाइम की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, इसमें दोनों कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करके नेवल कोलैबोरेशन कह लें आपको या डिफेंस कोलैबोरेशन कह लें, उसमें हिस्सा लिया था। क्या है, रास्तदार है, अजमत है और क्या है, दस्त है, इन्होंने पोर्ट बंदर अब्बास का विजिट किया था। इसी तरह से फिर हम देखते हैं, ये आपकी कब हुई है, ये हुआ है आपका नवंबर 2024 में, ये आपका हुआ है जनवरी 2025 में। अब आप एक सिचुएशन लिखें मई 2025 की, मई 20 इसके मुझे डेट नहीं याद है, ये चेक कर लीजिएगा, ये भी 2025 में हुई है, ये चेक कीजिएगा। ईरानियन प्रेसिडेंट से तेहरान में मिलते हैं और उसके अंदर फिर वही बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी की, रीजनल कोऑपरेशन की, पीस की, ट्रेड की, इन्वेस्टमेंट की, रीजनल स्टेबिलिटी की, वो वही सारी बातें होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं, आप पहले ये लिख लें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे ईरान की इन्वॉल्वमेंट जो मिडल ईस्ट में है। जब ये लिख लें तो मुझे बताएं ताकि हम दोबारा शुरू करें ईरान की इन्वॉल्वमेंट मिडल ईस्ट में। ये पाक नेवी शिप्स वाला कब हुआ? ये वाला हुआ है जनवरी 2025 में। देखिए सबने। अच्छा, अब हम बात करते हैं ईरान की इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, ईरान की इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में भी तो है, वो जरा बताएं ईरान की इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में कैसे है। एरिया में शाहरुख खान था, लबनान में हिजबुल्लाह है और गजा में जो है वो हमास। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये कहा जाता है थ्री कॉन्सेप्ट है, एक
इसको कहते हैं हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम देख रहे हैं देखो ईरान के टॉपिक की एक और डायमेंशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपने पढ़कर समझकर खुद से रीडिंग करके आपने इसके अंदर और मटेरियल ऐड करना है, लेकिन मैं आपको वो हिंट दूं। अब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों ने देखना है एक्सेस ऑफ इवन। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने देखना है एक्सेस ऑफ इवन क्या है। यूएस का एक प्रेसिडेंट था, उसने कुछ कंट्रीज को कहा था कि ये एक्सेस ऑफ इवन है, वो कौन सी कंट्रीज को कहा था ये आपने देखना है, ठीक है, ये मैंने बता दी। अभी फिलहाल आप देखिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं एक ऐसा इनफॉर्मल अलायंस है नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स का, ठीक है, नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स का ऐसा एक अलायंस है जो कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करता है। और वो एक्सेस क्या करता है, लूज अलायंस है। और ये एक्सेस क्या करता है, ये अपोज इसकी इसकी ऑपोजिशन यूएस या वेस्टर्न एलाइंस की तरफ या वेस्ट की तरफ इसकी ऑपोजिशन ज्यादा है। अब फिर हम एक बात करते हैं 3H की तरफ, जो भी 3H का नाम अभी आपकी किसी एक क्लास फेलो ने लिया है कि वो 3H का, आई थिंक इनका इंटरेस्ट 3H, अच्छा वो 3H है आपके कौन कौन से हैं, एक तो है आपका हिजबुल्लाह, HOUTHI, हूथीस। इनको आप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर शिया मिलिशियाज आ सकते हैं, या और कोई भी है जो कि ईरान बैक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह कौन है। हाँ, तो लेबनान में कहते हैं 1980s में ये हिजबुल्लाह जो है इसने इसने जन्म लिया था, और ये भी क्या 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 बैक्ड है, ईरान बैक्ड है। और इसको क्या कहता है कि ये जो इजरायली ऑक्यूपेशन थी उसके खिलाफ जो था इसने ये काम करता है, ठीक है, इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ करता है। पावरफुल मिलिट्री विंग है इसका। इन लोगों के ज्यादातर कुछ लोगों कुछ के पॉलिटिकल विंग अलग है, मिलिट्री विंग अलग है। मैडम वीडियो प्लीज आस्क टू फर्स्ट फिक्स, अच्छा देखिए जरा बाहर कोई है तो किसी को बुलाएं फिर से वीडियो के लिए, कोई एक चला जाए और देखें वीडियो के लिए। एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ इवन एक्सेस ऑफ इवन। अच्छा अब क्या है, हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में ज्यादातर लेबनान बेस्ड है, और ज्यादातर ये काम करती है कि जो इजरायली की जो एग्रेशन है या जो इस तरह ऑक्यूपेशन है उसके अगेंस्ट, एक मिनट, मैडम आपका मेन ऑफिस वो ऑन की तरफ है। हाँ जी।
साइमल्टेनियसली काफी क्लासेस हो रही हैं एक ही आईडी पे, इस वजह से वो स्टटर कर जा रही है। बस आज ही है, कल से होगा। अच्छा, एक हमने जिक्र किया अभी हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह में और हुती में और हमास में, तीनों में ये कॉमनैलिटी है कि तीनों ईरान बैठता है और तीनों की जो आइडियोलॉजिकल टिल्ट है वो किसकी तरफ है? शिया की तरफ है। एक तो हम ठीक है भाई, ये है लेबनान में हुती की तरफ, हुती यमन में है, हुती यमन में है। और आप ये कह सकते हैं कि ये अर्ली 2000s में इनकी जो थी वो प्रोग्रेस वो शुरू हुई है। पहले सना में इन्होंने, यमन का एक इलाका है सना में, इन्होंने कंट्रोल लिया। कहाँ पे, क्या नाम है, सना में। और 2014 में, और सना क्या है, ये यमन का क्या है, कैपिटल है। अच्छा, और ये भी ये जो सुन्नी जो क्या है, सऊदी अरेबिया है, उसको बड़े कंसर्न है हूथी से और ईरान के इसकी बैकिंग से। फिर हम आते हैं हमास। हमास क्या है? हमास बेस करता है पैलेस्टीनियन, आगे पैलेस्टाइन में, पैलेस्टाइन बेस्ड सुन्नी। अच्छा, इसका टिल्ट किस तरफ है? सुन्नी की तरफ है। लेकिन इसके चूंकि इसके क्या है, दो विंग्स हैं, एक इसका विंग है पॉलिटिकल और एक इसका विंग है मिलिट्री। जो इसका पॉलिटिकल विंग है वो ज्यादातर कहाँ पे फॉल करता है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है गजा को कंट्रोल कर रहा है। वैसे आप इसको पूरा ओवरऑल पैलेस्टाइन से लिंक करें ना, लेकिन जो इसका वेस्ट बैंक पे इतनी प्रेजेंस नहीं है, इसकी जो पॉलिटिकल प्रेजेंस ज्यादातर है वो गजा में है। लेकिन लिंक आप पूरे पैलेस्टाइन से करें ना, पैलेस्टाइन इशू से पूरे से लिंक करें, खाली गजा तक लिमिटेड ना रखें, लिंक इसको पूरे पैलेस्टाइन से करें। लेकिन जो इसकी ज्यादा प्रेजेंस है, जो जो पॉलिटिकल विंग इसका ज्यादा कंट्रोल करता है, वो गजा में करता है। और जो इसका जो मिलिट्री विंग है, मिलिट्री विंग अगेन वो जो इजरायली ऑक्यूपेशन है उसके अगेंस्ट उसको लड़ने में ये होगा। और इसको भी कौन बैक करता है? चलो फिर से चला गया। अब ये तो हम यही करते रहेंगे, आप लोग रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ऑडियो पे, विजुअल्स पे नहीं, क्योंकि फिर तो हम यही करते रहेंगे। ये फिर से स्टक हो गई है भाई। वो कर लेंगे अगेन वही मसला है, और वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई फॉलो नहीं किया जाता जब तक विजुअल्स पे। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अभी ईरान के मिडिल ईस्ट में, लेकिन मिडिल ईस्ट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ईरान की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में क्यों है। और अच्छा, इसको ना आप इन जो प्रॉक्सीज है, इसको आप प्रॉक्सीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, प्रॉक्सीज को इनको सपोर्ट करता है अपने क्या इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। तो इनको, हमास को, हुती को और हिजबुल्लाह को आप क्या कह सकते हैं? प्रॉक्सीज का नाम दे सकते हैं। तो ये प्रॉक्सीज है। दूसरी बात ये है कि ईरान क्या कहता है, इनको कहता है कि ये फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन पे ये खड़ी हुई है, फ्रंट लाइन सेफ्टी है। पहले ये जो है, पहले काम है इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से पहले की मैं बात कर रही हूँ। पहले वो कहा करते थे कि ये हमारा फ्रंट लाइन सेफ्टी है, जब ये हटेगी तो हम तक कोई पहुंचेगा। हालांकि जब इसराइल की और ईरान की वॉर हुई तो वो चीज जो है वो खत्म हो गई। अभी हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तो यहाँ तक समझ आ गई है कि ईरान की इन्वॉल्वमेंट इसराइल मिडिल ईस्ट में क्या है। जब हम सीरिया कॉन्फ्लिक्ट, पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये इतना ही आप पढ़ें। अभी अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि क्या पाकिस्तान के और ईरान के ट्रेड के रिलेशन किस किस हद तक कैसे हैं। रीजनल या ट्रेड के रिलेशन ना, कि आप रीजनल कनेक्टिविटी के थे। रीजनल कनेक्टिविटी एक तो ईरान की किसके साथ है, इंडिया के साथ है चाबहार के थ्रू। दूसरी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक दो बातें लिखी हैं, वो लिख लें। एक आध हाईवे का नाम, ज्यादा नहीं, आपको पता होना चाहिए। एक आध रेल लिंक का नाम, वन मशीन बॉर्डर मार्केट, ये इनॉग्रेट हुई है ये 2023 में। ठीक है,
और ये किस लिए ये कहा है कि अब हमें क्या कर रहे हैं, ट्रेड को लीगल कर रहे हैं, तो लीगल ट्रेड को प्रमोट करेंगे। पहले जो चीजें स्मगल हो रही थी ना, ये एक एफर्ट पुट की गई है कि भाई ट्रेड जो है वो लीगल ट्रेड प्रमोट किया गया। इसी तरह से जो आपका कफ्तान बॉर्डर चावली डिस्ट्रिक्ट, इसको क्या कहा गया है, इसको ऑफिशियल क्रॉसिंग पॉइंट बनाया गया। जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई, जिन्होंने मूव करना है वो बजाय कोई और रास्ता अपनाए, वो ऑफिशियली इस पे मूव करें। जायदान कोयटा रेलवे, इसकी डेवलपमेंट की गई है, इसमें मजीद काम ऐसे हो रहा है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, ईसीओ और एससीओ, दोनों कंट्रीज ईसीओ का भी पार्ट है और एससीओ का भी पार्ट है। अच्छा, मैं अभी आपको ईसीओ के बारे में, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो हम ईसीओ और एससीओ की बात करेंगे। अभी इस पे सिर्फ इतनी बात हम करते हैं कि पहले आरसीडी थी, आरसीडी के बाद क्या बनी, आरसीडी के बाद ईसीओ बन गई। अच्छा, ईसीओ क्या है आपकी, अभी मुझे लगता है आपको दूसरे इंस्ट्रक्टर आ गए, अभी हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ईसीओ आपकी इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपका आपकी रीजनल, इसके आपने जब कोई हेडिंग या कुछ लिखना है तो आपने क्या है कि ये रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर हम बाद में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल दिया था, 1965 की वॉर में भी साथ दिया था, 1971 की वॉर थी उसमें भी साथ दिया था, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट किया था, और मिलिट्री कहते ये कहा जाता है कि मिलिट्री वाइज भी सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ईरान के रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसके साथ ईरान की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ईरान के दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। देखिए, अच्छा, कॉन्टेक्स्ट से पढ़ने का मकसद ये है, आपको हो सकता है आपको सवाल आ जाए यूएस और ईरान और यूएस के रिलेशंस पे, ईरान और यूएस के रिलेशंस पे भी तो सवाल आ सकता है। मेरा अभी क्योंकि हमारे पास लेक्चर्स बड़े लिमिटेड होते हैं ना करंट अफेयर में, तो मैं आप पूरा एक लेक्चर डेडिकेट नहीं कर सकती यूएस और ईरान के रिलेशन में। हो सकता है आपको ये आ जाए, कई दफा एग्जाम में बड़ा भूगल हुआ होता है, वो आपसे ये सवाल पूछ ले कि डील से विड्रॉ किया है ट्रंप ने 20 हाँ जी, तो उसके बाद अब आप देखें कि क्या उस डील के दोबारा से रिवाइव करने के कुछ चांसेस हैं, क्या रिपरकशंस होंगे। आप पहले पढ़ा करें, जब भी आप रिलेशंस कवर करें पहले आप पढ़ा करें पाकिस्तान और ईरान, कवर कर लिया। फिर अब आप देखिए ईरान के रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ कैसे हैं, इंडिया के साथ कैसे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे हैं, थोड़ा थोड़ा उन सबका हिंट आपको होना चाहिए। फिर देखिए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ईरान के इजराइल की वॉर, तो फिर आप उसको डिटेल में पढ़ लें। ये आपने देखना होता है कि उस वक्त कौन सा ऐसा हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। अब हम ईरान और इजराइल की हम कल बात करेंगे, अभी हमने आज बात करनी थी लेकिन आज हम बात नहीं कर सके तो हम कल बात करेंगे। लेकिन आपको डायमेंशन, किसी एक डायमेंशन को बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत कम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई और सवाल? अच्छा, मैंने आपके ना वो देखे थे, पेपर देखे थे, उनके अंदर आप लोग हेडिंग्स नहीं बनाते थे, हेडिंग्स क्यों नहीं बनाते? कोई पेपर कोई आपने जो आइंदा से राइटअप लिखना है बगैर हेडिंग के नहीं लिखना है, हेडिंग सबने बनानी है। हेडिंग्स के बगैर आपका जो मैंने देखा है आप लोगों ने क्या किया हुआ है, एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसी के अंदर आपने, मैम प्लीज फिक्स कैमरा, ओनली हाफ ऑफ द बोर्ड इज कवर्ड। अब तो लेक्चर एंड हो गया है, अभी तो मुझे लगता है वीडियो फिर से स्टार्ट हो गई, वीडियो फिर स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आप लोग हेडिंग्स बना के फिर पैराग्राफ्स लिखा करें, हेडिंग बनाए बगैर पैराग्राफ्स ना लिखा करें, रेलेवेंट हेडिंग्स बनाया करें, एक एक दो लफ्जों की हेडिंग्स ना बनाया करें। इसके ऊपर कल मजीद बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही है कि जब आपका वेडनेसडे को टेस्ट होगा तो हेडिंग्स बना के फिर पैराग्राफ लिखना है, बगैर हेडिंग के नहीं लिखना है। सवाल शुरू करेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सवाल एंड करेंगे तो कंक्लूजन लिखेंगे, और बीच में रेलेवेंट हेडिंग्स बनाएंगे। और रेलेवेंट हेडिंग्स कैसे बनाएंगे, उनकी कीवर्ड्स कहाँ से उठाएंगे, क्वेश्चन से उठाएंगे। ठीक है,
इतनी बात समझ आ गई, इस पे मजीद डिटेल में आगे बात करेंगे। कोई सवाल इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बगैर नहीं लिखना, ये बात तो समझ लें कि सीएसएस की एक हदीस है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की प्रॉपर हेडिंग होगी और फिर उनके अंदर छोटा सा पैराग्राफ आप लिखेंगे और उनके दरमियान आप हेडिंग्स बनाएंगे और वो हेडिंग्स के कीवर्ड्स आप उठाएंगे अपने सवाल से, क्वेश्चन से। चलो बस आज के लिए इतना ही। Direction.